नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। ये वॉल्यूम 3 है एडुटेरिया का और इससे हम लोग आज दूसरा टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट हम लोगों ने कल कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने करते हैं रोज़ टेस्ट, तो आपको भी करना चाहिए। कम से कम 2 टेस्ट अब रोज़ लगाइए। 1 महीने है ना, तो 15 दिन तक आपको ये काम करना है। 15 दिन के बाद टेस्ट लगाना छोड़ देना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ओके, तो एक नया टेस्ट और एक पुराने का रिवीजन, है ना। बस यही स्ट्रेटजी अपनाइए अभी तो। और रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे आपके सिलेक्शन उतना ज़्यादा श्योर होता जाएगा। और इस बार तो लक आधारित भी एग्ज़ाम कर दिया है कि आपका लक पर है कि आपका किस दिन एग्ज़ाम होता है। हो सकता है एक दिन आसान एग्ज़ाम होगा, तो होगा ही। 2 पेपर एक समान लेवल का हो ही नहीं सकता, है ना। तो उस दिन अगर आप 80-90 क्वेश्चन भी सही करके आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। जिस दिन टफ होगा उस दिन, जिस दिन आसान होगा हो सकता है आप 110 करके आओ, आपका सिलेक्शन ना हो। परसेंटाइल प्रणाली की यही सबसे बड़ी दोष होती है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का भी यही दोष होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए जो लोग बार बार फिर कमेंट करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, मैं उनको बता दूं, मैं पीडीएफ फ्री में ही देता हूं। सारे पीडीएफ मिलते हैं फ्री में यहाँ पर, है ना। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर दूंगी, आप मुझे पीडीएफ दीजिए। मैं तो बिना सब्सक्राइबर के आपको पीडीएफ देता हूँ ना, कौन सा डील करते हैं हम लोग। लेकिन शाम तक अपलोड होगा, वो 8-9 बजे तक अपलोड कर दूंगा मैं। समझना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडीएफ देख के फिर वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार, पहला का ए हो जाएगा। और एसपीडी का करंट अफेयर भी आज ज़रूर अपलोड होगा। सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? एक तरह का कंप्यूटर वायरस होता है। जो स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करता है, आपके कंप्यूटर में आके छुप जाता है और आपकी सूचनाएं भेजने वाले के पास सारा सूचना जमा कर देता है, स्पाईवेयर। ओके, हर्मिट स्पाईवेयर है जिसने इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड के उपकरणों को लक्षित किया था। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? डार्क स्काई रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? तो खगोलीय अध्ययन के लिए। खगोलीय अध्ययन के लिए डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाता है। और पता है कैसे जगह बनाया जाता है? खासतौर से ऊंचे या ऐसे क्षेत्र ना जहां शहरी भागम भाग ना हो, जहां ज़्यादा लाइटें ना जलती हो, जिससे उनको एक स्थिर और साफ आकाश मिल सके, जहां वायु प्रदूषण ना ज़्यादा हो। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर बनाया जा रहा है। लद्दाख में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से को डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। यह खगोल विज्ञान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? चौथे का आंसर हो जाएगा ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा नाम आते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। मैं क्यों बता रहा हूँ बताओ, मैंने आपको एक यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। यूपीएससी मैच करने के लिए कितनी बार दे देती है? पुराने राजधानी को उनके किनारे नदी जो है उससे मैच कीजिए। तो तुंगभद्रा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इसी के तट पर थी और पूरा विजयनगर ही इसी के तट पर बसा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है कब? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून को मनाया जाता है। और कल वीडियो में एक मिस्टेक हो गया था, 65-64 मैंने बोले थे रामसर साइट, 75 रामसर साइट हैं, इसको ज़रूर करेक्शन कर लेना, है ना। 75 रामसर साइट हैं, 75 मैंने पिन कर दिया था बाद में। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 23 जून। छठे पर चलते हैं कि ओसिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। और इसकी राजधानी कहाँ है ये आपको मुझे बताना है। किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP की शुरुआत की है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ये G7 ने शुरू किया है। G7 जी, ग्रुप ऑफ 7। कौन कौन से हैं इसमें? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब हैं। पहले G8 था, रूस को हटा दिया था इन लोगों ने, और इस बार जर्मनी में इसका सम्मेलन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए हुए थे। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर है, रहने के लिए सबसे अच्छी, है ना। और दूसरे पर कोपेनहेगन और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। सारे शहर का नाम तो सुन ही रहे होंगे। हमारे कोई शहर भी इस टॉप में रैंकिंग में नहीं आता। इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पता है क्या आप लोगों को? नीति का फुल फॉर्म है नीति आयोग का, है ना, NITI इसका फुल फॉर्म है, जाके सर्च करना। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। मंगोलिया की राजधानी क्या है?
इसका है उलन बटोर। ओके, किस देश ने एससीओ देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? 11 का आंसर हो जाएगा चीन। किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की एकमात्र संस्था कौन है? तो एसबीआई है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? जैसे मान लो आपको भारतीय जनता पार्टी को 1000 रुपये का चंदा जमा करना है, तो आप जाओगे एसबीआई के सारी शाखाओं में भी नहीं मिलते हैं। जैसे दिल्ली की शाखा है उसमें मिल जाती है, दिल्ली में जो कनॉट प्लेस में शाखा है, तो आप जाओगे वहाँ पर, आप बोलोगे मुझे 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड दो, आपको एसबीआई दे देगा। वो आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाके बीजेपी के ऑफिस में जमा कर दोगे, उनको वो मिल गया चंदा। ये चंदा के लिए बनाया गया था अरुण जेटली जी के द्वारा। PSLV C-53 विमान में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। C-53 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C-53 का मतलब क्या होता है पता? कार 53, मतलब ये इसका 53वां उड़ान था PSLV की। इससे पहले ये 52 बार और उड़ चुकी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, 37वां स्थान है। और प्रबंधन, इसको विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एवं जारी किया गया है। भारत में एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर्ज कर रही है भारत, और इस सूचकांक भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है, और डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर बैठा हुआ है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ ई, यानी कि पायरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित रिमोटली वस्तुओं का तापमान मापने में किया जाता है। तो सारे इसका मतलब अगला क्या है? दाब के लिए बैरोमीटर, ये भी सही है। तापमान पैरोमीटर, और तापमान थर्मामीटर, भूकंप सिस्मोग्राफी, सारे ही सही है। पायरोमीटर का दूर से बैठ के किसी चीज़ का तापमान नापना होगा ना, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसको जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? बल कैसा है? मात्रक न्यूटन है। बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा। बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा। बी और सी दोनों ई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों गलत हैं। 19 नंबर पर चलते हैं कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन का आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है, उसी के द्वारा इसकी प्रबलता डिसाइड की जाती है। 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20 है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न से कौन सी गैस बनती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनती है। भारी जल मैंने बोल दिया। भारी बिजली, हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न से क्या करना सबसे अच्छा होता है? तो क्या करना अच्छा होता है, इसमें से ये पूछा है आपसे। एक घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना। ओके, यही होता है जब बिजली होती है, बिजली गिरती है। बिहार में तो बहुत ज़्यादा गिरती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत भी होती है। अगर आप खुले में चल रहे हैं तो बिल्कुल बैठ जाइए, घुटने और शरीर को बिल्कुल मोड़ के एक जगह छोटे से आकार बनेगा शरीर को, बैठ जाइए। इससे आपको बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है। समझ रहे हो ना? इसका आंसर वैसे तो यहाँ पर सी होगा। और फ़ोन से भी दूर रहना चाहिए, इस समय फ़ोन का यूज़ नहीं करना होता है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यह लाल रंग को परावर्तित करती है। रंग के मामले में पता है क्या चलता है? हेट का नियम, मतलब जो जिससे नफरत करता है ना, वही उसका वो कलर दिखाई देगा। कोई चीज़ हरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने सारे रंगों को एक्सेप्ट कर लिया है, हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है मात्र, इसलिए वो हरा दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ लाल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने सारे रंगों को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन लाल को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसलिए केवल वो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यह लाल रंग को परावर्तित करती है, इसीलिए वो लाल कलर का दिखाई देता है। वैसे कोई ये नियम है नहीं, मैंने बनाया है ये हेट वाला नियम, समझाने के लिए मैंने बोला है। ओके, अगले से मैथमेटिक्स से क्या देखते हैं, क्या है? नहीं, साइंस ही है। MKS प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? जूल। कार्य बराबर क्या होता है? बल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं माना जाता है। अगला है प्रतिरोध के 2 तार R1 और R2 2 रेसिस्टेंस दिए हुए समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R1 R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये तो क्लास 8 में हम लोग सॉल्व करते थे, है ना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं ना। देखो समानांतर में क्या होता है, समानांतर में यानी कि ऐसे लगा हुआ है ये, हैं। अगला है ऐसे, इसको बोलते हैं समानांतर। सीरीज में क्या होता है, फिर यहाँ चलो फिर यहाँ, इसमें डायरेक्ट R1 प्लस R2 होता है। समानांतर में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाता है R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। सी आंसर हो जाएगा। निम्न से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग दैर्घ्य में। सिलिकॉन क्या है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये एक उपधातु है, सेमीकंडक्टर। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम का। हीलियम के नाभिक में होता है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ओके, इसका आंसर 28 का डी हो जाएगा ना। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ में? तो 29 का आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण से दो पदार्थों को अलग करने के लिए होता है क्रोमेटोग्राफी। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो क्या होते हैं वो? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होते हैं। 30 का डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर बस नाम है, 0% चांदी होता है इसमें। जर्मन सिल्वर में तांबा होता है 50%, जस्ता होता है 35%, निकेल होता है 15%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है किसके? तो 32 का आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम के। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध में, है ना। रासायनिक युद्ध में मुख्य रूप से इसमें दिया हुआ है कि मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस होती है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइल एथिल सल्फाइड है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में, केमिकल वेपन है ये। और क्लोरीन का गैस होता है जहरीली। लेकिन कौन एक विस्फोटक नहीं है? 35 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये एक विस्फोटक नहीं है। TNG, TNT, पोटेशियम क्लोरेट, ये सभी विस्फोटक इस श्रेणी में आते हैं। 35 का ए हो जाएगा। पृथ्वी सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल ही है। गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आलू है एक, क्या है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? कंद है एक। कंद का मतलब क्या होता है? जो भी ऐसी चीज़ ज़मीन से खोद के निकालते हैं हम लोग, है ना। मूल नहीं होगा, मूल हो गया जैसे गाजर, है ना। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC में। कैरिका जैंथिन, डी। मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है। लसिका कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। अतः दिए गए विकल्प का संबंध निर्माण अंग से संबंधित नहीं है। इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, मैंने पढ़ के बता दिया है आपको। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है ऑर्थोप्लास्टी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक पाचन होता है, भोजन वहीं रहती है। निम्नलिखित किनका अंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषण होता है? आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है मतलब निर्माण होता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा इसमें से दिया हुआ ई। विटामिन B12 और विटामिन K का संश्लेषण मनुष्य के आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। तो B12 और विटामिन K। इंसुलिन में निम्नलिखित कौन सी एक धातु उपस्थित होती है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता होता है इंसुलिन में। इंसुलिन एक प्रोटीन पेप्टाहाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहेस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसमें जस्ता उपस्थित होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा यकृत। हेपेटाइटिस B नामक वायरस से होता है। इसमें सूजन पैदा हो जाती है, जलन होती है। निम्न कौन एक इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है
47 का आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से। a+1/a⁴ के विस्तार, अच्छा ये मैथमेटिक्स शुरू हो गया है 48 से चलो चलते हैं, हाँ 58। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? डिजास्टर मैनेजमेंट के जो होते हैं वो अब स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छा फैसला है ये, ओडिशा की सरकार ने। डी आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, गोवा में। भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो 60 का आंसर हो जाएगा डीएम कालियानन। ये संविधान सभा में भी रहे थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है 101 साल की उम्र में। तमिलनाडु राज्य से थे ये। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। कौन रहे हैं ये? तो ये इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने काम किया है और इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। ललन टॉप पर भी ये आए थे बुक किताब वाला में, वहाँ पर भी बताया था इन्होंने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार ने। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है। निम्न से किस आईआईटी संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये लद्दाख में आयोजित किया गया था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? इसका शूटिंग हुआ है अंतरिक्ष में। तो 67 का आंसर हो जाएगा द चैलेंज। इस मूवी का नाम है द चैलेंज। ओके, और इसके बारे में क्या बताऊं मैं। कजाकिस्तान में रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर वापस लौटे थे इसके बाद, मतलब रूस के डायरेक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं। निम्नलिखित से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? असगर वजाहत को। 2021 ईस्वी में 31वें व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक असगर वजाहत के नाटक महाबली को चुना गया। यह पुस्तक 2019 में प्रकाशित हुई थी और इनको दिया गया है असगर वजाहत को। किस राज्य की फिल्म वाटर बैरियल ने 47वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 22वां फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा कतर में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 21 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? 71 का आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है इसका मुख्यालय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित है, ये पूछा है आपसे। तो 73 का आंसर दिया हुआ है सी, NH8 दिल्ली से मुंबई, ये सही है। और NH4 के बारे में, तो ये ठाणे मुंबई से चेन्नई के लिए चलती है। ठाणे मुंबई से चेन्नई के लिए चलती है। उसके बाद NH6 है, तो NH6 हजीरा से कोलकाता के लिए चलती है, ये भी गलत है, हजीरा से कोलकाता। अगला कौन सा है? तो NH44, तो NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, बिल्कुल नॉर्थ साउथ जाती है। इसमें सी सही सुमेलित है, दिल्ली से मुंबई NH8। सूची को मैच करना है। खेतरी, जादूगोरा, तलचर, कुंद्रेमुख। तो कुंद्रेमुख किसके लिए है? तो लौह एस के लिए है। जादूगोरा किसके लिए है? तो यूरेनियम के लिए है। खेतरी किसके लिए है? तो तांबा के लिए है। और तलचर किसके लिए है? तो कोयला के लिए है। ओके, तो तांबा के लिए खेतरी हो गया, जादूगोरा यूरेनियम झारखंड में ये जगह है, तलचर कोयला हो गया, कुंद्रेमुख लौह एस के लिए हो गया और इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? 75 का आंसर हो जाएगा लेह में होती है सबसे कम वर्षा, शीत मरुस्थल कहा जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो भूमध्य सागर तुल्य जलवायु कहाँ पर नहीं पाई जाएगी? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि इन सभी जगहों पर भूमध्य सागरीय जलवायु ही पाई जाती है। मध्य चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती और दक्षिणी तटों पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम में, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तर में, सभी जगह पर।
अराल सागर निम्नलिखित किन दो देशों के बीच है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये सागर धीरे धीरे विलुप्त हो गया है, पूरा का पूरा सागर ही विलुप्त हो गया। तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, बी आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो 78 का आंसर दिया हुआ है बी अल्फीसोल। भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र अल्फीसोल मृदा से आच्छादित है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका मकर रेखा नहीं गुजरती है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया, ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, आल्प्स फ्रांस को इटली से, वॉसजेस फ्रांस को जर्मनी से, जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है हमसे? सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें ई। इसका आंसर इस बुक में ई दिया हुआ है जो कि गलत है। पेरिनीज सही है, वॉसजेस भी सही है, जूरा पर्वत भी सही है, आल्प्स पर्वत गलत दिया हुआ है फ्रांस और इटली के मध्य। फ्रांस और इटली के मध्य में माउंट ब्लैंक है ना, माउंट ब्लैंक पर्वत है जो फ्रांस को इटली से अलग करता है। बाकी ए, सी और डी तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर ई नहीं होना चाहिए, इसमें बी गलत दिया हुआ है पात्र। ओके, एक बार आप लोग भी चेक करना, मेरे हिसाब से बी ही होगा इसका आंसर। डोल ड्रम क्या है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा के निकट एक निम्न दाब की पेटी होती है। 81 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार पहाड़ी, ये पूर्वी भारत नहीं, बिल्कुल गुजरात में है, ये तो पश्चिमी भारत में है। सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं हम। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा झेलम, उसके बाद से आएगा चेनाब, उसके बाद से आएगा 1-4 के बाद आ जाएगा रावी, फिर आ जाएगा सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, है ना। 83 का आंसर हो जाएगा बी। पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में है और 2008 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 85 का आंसर हो जाएगा 17.7%, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 86 नंबर पर। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी, पोलावरम परियोजना गोदावरी, इडुक्की परियोजना पेरियार, दुल्हस्ती झेलम। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? दुल्हस्ती झेलम, इसमें से दिया हुआ है गलत है। दुल्हस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, बाकी तो तीनों ही सही हैं। इडुक्की केरल में बनाया जा रहा है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। 87 का नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ओके, मैंग्रोव वन पता होगा आप लोगों को, समुद्र के किनारे उड़ने वाले खारा पानी में जो वन उगते हैं उन्हीं को मैंग्रोव कहा जाता है। ये सुनामी और ऊंचे लहरों से बचाता है हमें, मृदा संरक्षण भी करता है। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाया गया? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, सी आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा घोषित किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन और उनके महत्व हैं, तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में गांव में जो पहला अधिवेशन हुआ था वही है फैजपुर, तो ए का 1 ही हो जाएगा। लाहौर 1929, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। लाहौर में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची मौलिक अधिकार थे, फैजपुर गांव में हो गया। और दिल्ली सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा हुआ था और अबुल कलाम आज़ादी अध्यक्ष बने थे 1923 में। विशेष सत्र था दिल्ली में। मैच हो गया, इसका आंसर 90 का सी हो जाएगा। सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? डी है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये गलत है। एनी बेसेंट जी बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 92 का आंसर हो जाएगा 1838 में। भारत की पहली राजनीतिक संस्थाओं में से एक है जमींदारी एसोसिएशन, द्वारकानाथ टैगोर। बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डचों ने स्थापित की थी। जहादर शाह, लंपट मूर्ख, ये उपाधियां हैं, मुगल बादशाहों की उपाधियां हैं। अहमद शाह अब्दाली, दुर्र दुरानी, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर, घृणित कायर। इसमें से पूछा है आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है। देख रहे हो इनकी उपाधियाँ। उपरोक्त सभी व्यक्तियों का उसके वास्तविक नाम के साथ उपाधियों का बिल्कुल सही सुमेलन है। ये सारे यही इसी लायक थे। ई आंसर हो जाएगा।
अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? किताब उल हिंद की बात कर रहा है, तो 95 का आंसर हो जाएगा, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो 96 का आंसर हो जाएगा के दत्त। निम्नलिखित में कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्य नहीं था? तो 97 का आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी उसके सदस्य नहीं थे। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? 98 का आंसर हो जाएगा ए 1847 ईस्वी में। हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो सबसे पहले वुड डिस्पैच आया था डलहौजी के समय, फिर हंटर आयोग आया था लॉर्ड रिपन के समय। 100 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो 100 का आंसर हो जाएगा कैपिटन ली ग्रांट। और कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे 1857 में जिन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी, बाकी अंग्रेजों को धूल चटा दिया था, एक भी युद्ध नहीं हाराएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, 101 का आंसर हो जाएगा 1756 से 1763 के बीच में। और पेरिस के संधि से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी, इसको भी जरूर याद ध्यान में रखना। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 102 का आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में सिएटल अमेरिका में तारकनाथ दास और एवं GD कुमार ने किया था। आगे बढ़ते, लाला हरदयाल कौन है? तो ये गदर आंदोलन वाले हो गए, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी जिनको हमारे किताबों में स्थान नहीं दिया गया उचित। लाला हरदयाल। निम्नलिखित में किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा है? 103 का आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी ने बोला था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। आज़ाद हिंद फौज INA सुभाष चंद्र बोस। 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो इसी में खलीफा के साथ क्या किया गया था ना, तुर्की को बांट दिया गया था, खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, तो उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। 105 का सी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में ये हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन। तो स्वदेशी आंदोलन कब होता है? तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? 1906 ईस्वी में ढाका में होता है। और खुदीराम बोस को फांसी 1908 ईस्वी में दी जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 3, 1। निम्नलिखित कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं थे? तो ऐसे डांगे, सिंगारवेलु, PC रे, मुजफ्फर अहमद। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? PC रे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बनाए एडिटोरिया ने, है ना। ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलु आदि के औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता थे। PC रे को भारत में रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। PC रे जी ने स्वदेशी केमिकल स्टोर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? 108 का आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1908। इसमें दिया हुआ है कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। 23वां अधिवेशन था 1908 में। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 109 का आंसर हो जाएगा मजरूल हक। भागलपुर में 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था? ये पूछ रहा है आपसे। रामोसी, जुआंग, भील, चुआर। तो 111 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि भील विद्रोह एवं रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ। जुआर विद्रोह क्योंझर उड़ीसा में हुआ था। इसमें से कौन सा हो जाएगा? भील हो गया, उसके बाद से रामोसी, ये दोनों ही हो गया। जुआर कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में हुआ। और चुआर विद्रोह मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बंगाल में हुआ था। बांकुड़ लिखा हुआ है, मेदिनीपुर में याद रखना। और यह सभी विद्रोह ब्रिटिश धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीति का विरोध करने के लिए हुआ था। इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा। बहुत ही अब अच्छे क्वेश्चन हैं ये। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया प्रभारी? तो 112 का आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी को। ये सब क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ? 113 का आंसर हो जाएगा बी, 1666 ईस्वी। निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो 114 का आंसर हो जाएगा राणा कुंभा।
राणा कुंभा एक महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक था और बहुत बड़ा योद्धा भी था। उसने संगीत शास्त्र व संगीत बहुत सारे किताबें लिखी हैं, ये सारी किताब के नाम दिए हुए हैं। निम्नलिखित में किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? 115 का आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। और इसका टाइम पीरियड कब से है? 1422 से 1446 है। इसने सर्वप्रथम गुलबर्गा का स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया और बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद के नाम दिया गया था, मोहम्मदाबाद। अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? 116 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। कब? 1575 ईस्वी में। इसमें सभी धर्मों को उसने बुलाया। इबादत खाने में एका बीबा और मोन्सेराट ये दो लोग आए थे ईसाई धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर। निम्नलिखित में से किसने, आपको क्या बताना है ना, अकबर के समय में कौन से जैन संत थे जिनको सम्मानित किया गया था? जैन संत पूछ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैंने पढ़ाया भी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर्च करके बताना, लेकिन बताना जरूर, या खुद नोट डाउन कर लेना। निम्नलिखित में किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो 117 का आंसर हो जाएगा, ये कहा है एलिफिस्टन ने, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित किसने दिल्ली में बैतुल मुल्क नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी? 118 का आंसर हो जाएगा जेबू निसा। अब ये कौन है? औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा को शाहजादा अकबर से पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया। यहीं पर उसने बैतुल उल उन्मूल नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? 119 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने, अशोक महान। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? 120 का आंसर हो जाएगा चंदना। निम्न कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं, ये क्षेत्र दिया हुआ है। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा ई, कि सारे ही स्थल सही मिलान है। संघोल पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रभास पाटन गुजरात। पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो 122 का आंसर हो जाएगा, ये सामवेद का है। ऋग्वेद का कौन कौन सा है? एक का मतलब ऐतरीय और कौशतकीय। यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ और तैतरीय, शतपथ और तैतरीय, सत है ना। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। निम्नलिखित किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है? तो डी कौशाम्बी जी हैं और मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इन्होंने ही बताया, डी कौशाम्बी। 124 नंबर है कि भारत का भूगोल जियोग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित किसने लिखी है? 124 का आंसर हो जाएगा टॉलमी, डी। अगला है, निम्न से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो गहरवाल वंश चंद्रदेव संस्थापक दिया हुआ है, व राजवंश दिया हुआ है। हुन वंश तोरमन, कलचुरी वंश कोक्कल, चोल वंश दंती दुर्ग। तो चोल वंश का दंती दुर्ग नहीं, कराईकल था ना, डी आंसर हो जाएगा 125 का डी। और दंती दुर्ग ने किसकी स्थापना की थी? दंती दुर्ग राष्ट्रकूटों का संस्थापक था। चोल वंश का विजयालय होगा, मैंने कराईकल बोल दिया, विजयालय है ना। दो चोल हैं, आपको पता होना चाहिए। एक प्राचीन है अशोक से पहले के समय वाला, अशोक जो जिक्र करता है चोल चेर पांडे की, और एक फिर बाद में बनता है जिसमें राजेंद्र प्रथम ये सब शासक बनते हैं। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो मगध सबसे शक्तिशाली क्यों बन गया? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे ही कारण हैं ये। किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? 127 का आंसर हो जाएगा यशोधर्मन ने। मंदसौर के यशोधर्मन ने 527 से मिहिरकुल को परास्त किया। यशोधर्मन मालवा का शासक था। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है किस चीज़ को? कीमत बढ़ रही है लेकिन समृद्धि भी घट रही है और रोजगार भी घट रही है। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है इसको। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? 129 का आंसर हो जाएगा सीपीआई, संयुक्त रूप से बी। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसी के आंकड़े पर करता है। निम्न में कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दिखाता है? कौन सा ऐसा कर्व है जो कर का दर और कर राजस्व के बीच में संबंध को दिखाता है? इसका आंसर हो जाएगा लफर कर्व, लाफर का जो वक्र है, लाफर वक्र, वही। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 131 नंबर, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो ये कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में पहले स्थान पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना।
वर्ष 2021 में वर्तमान कीमतों पर निम्न से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? वर्तमान कीमत पर पूछ रहा है। 132 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। मत याद रखना, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछेगा। स्थिर कीमतों पर वर्ष 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन जीबीए की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 133 का आंसर हो जाएगा डी, 3.9%। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 134 का आंसर हो जाएगा 18.8%। बिहार के निम्न से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? 135 का आंसर हो जाएगा सी, शेखपुरा। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर, बी आंसर हो जाएगा। कैमूर में 31%, 31.5% है करीब में, जमुई में 21.5%, नवादा में 20.5% और मुंगेर में 20%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? 137 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। 138 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है। अगला है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 139 का आंसर हो जाएगा। बेरुवारी संघ का मामला जो था उसमें घोषित किया था 1960 ईस्वी में। और उसके बाद से है कि बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया उद्देशिका संविधान का ही भाग है। और फिर केशवानंद भारती मामला 1973 तो पता ही है, उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। तो केशवानंद में भी माना और बोमई मामला में भी माना। SR बोमई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, 1994 में माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और किस में नहीं माना था? तो बेरुवारी संघ 1960 में नहीं माना था। निम्न से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो 1909 में मार्ले मिंटो आया है, 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया है। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि इसमें है कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, तो ये सही है। प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन, केंद्रीय विधान परिषद निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, इसमें पढ़ देता हूँ मैं। मार्ले मिंटो सुधार में ये सारे ही फैसले शामिल थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किसमें? तो 7वीं अनुसूची में है ये। तो 141 का आंसर हो जाएगा ई, 7वीं अनुसूची में ये चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार का निम्न से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। 142 का आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार है ये। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने पर जरूर बैठक होगा, तो यानी कि 2 बैठक तो होना एक वर्ष में अनिवार्य ही है संविधान के हिसाब से। बाकी बैठक 3 होती है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो 2 बैठक कम से कम। 144 का आंसर क्या हो जाएगा? ई। पूछा है कम से कम कितनी बैठक होगी, तो 2 बैठक तो मिनिमम होना ही चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 145 का आंसर हो जाएगा कि उत्तर में मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। लक्ष्मीकांत से संसद चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, ये सब क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में किन बिलों पर दोनों सदनों मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? साधारण विधेयक, धन विधेयक संबंधी गलत है, संविधान संशोधन विधेयक भी गलत है, प्राइवेट मेंबर विधेयक। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 बिल्कुल सही है। धन संबंधी विधेयक पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती आर्टिकल 108 के तहत। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। निम्न कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? 147 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, तो ये तो सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, ये गलत है। भारत के प्रधानमंत्री को संचित निधि से वेतन नहीं मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और वेतन भत्ते, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 148 है निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? 148 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4, 3, 2, 1। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद से संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। निम्न से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? 149 का आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं।
वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, ये संसद के तौर पर शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ये भी तो एक संसद होते हैं, इनको शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर का काम ही यही होता है लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। 149 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वह सदस्य के रूप में शपथ लेता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद के शपथ लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आज का आखिरी क्वेश्चन। तो एससी के लिए एसटी, सबसे पहले एसटी दिया हुआ है, नहीं एससी है ना, अनुसूचित जाति, एससी और एसटी। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है 84 और 47, डी आंसर हो जाएगा। 150 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 140 करी में कितने आपके मार्क्स आए ज़रूर बताएं। कैसा लग रहा है ये सीरीज़, ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।